नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बता दें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में यह बैठक होगी, जिसको लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार वहां पहुंच करके उन्होंने पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। खुद मोटर बोट चला करके वो घाट तक पहुंचे और ना सिर्फ वहां वो पहुंचे, बल्कि उन्होंने वहां संगम में डुबकी लगाई। आज प्रयागराज महाकुंभ में जो योगी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल है वो वहां पर रहेगा और योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इसके बाद योगी सरकार के पूरे मंत्री संगम में डुबकी लगाएंगे और उसके बाद सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं प्रयागराज महाकुंभ की, जहां पर आज सीएम योगी अब बैठक करने जा रहे हैं कैबिनेट मीटिंग की, और उसके बाद वहां पर वो महा संगम में डुबकी लगाएंगे। आपको बता दें कि आज के ही दिन 22 जनवरी के दिन रामलला का विराजमान हुए थे और पूरे एक साल हो गए हैं। वहां क्या कुछ अयोध्या में एक सालों में, क्योंकि जिस तरीके से एक वर्षगांठ है और रामलला को विराजमान हुए पूरे एक साल हो गए हैं, वहां पर खास तैयारियां की गई। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं अयोध्या से, कैसे रामलला को जो विराजमान हुए वो पूरे एक साल हो गए और वहां पर साज सज्जा को लेकर के जो अयोध्या में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है एक साल के बाद। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं अयोध्या से। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान चालीसा का पाठ करें, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। खासा उत्साह है वहां पर लोगों का, क्योंकि अपने प्रभु श्री राम को वो देख रहे हैं और उनको देखने की जो भावना है, वहां पर जो तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं उनका एक अलग ही उत्साह, एक लेवल अलग होता है। क्योंकि जिस तरीके से इतने वर्षों, इतने संघर्षों के बाद प्रभु श्री राम का राम जन्मभूमि में वहां पर रामलला विराजमान हुए, तो कहीं ना कहीं खासा उत्साह देखने को मिलता है श्रद्धालुओं का। और इसी लेकर के जय श्री राम के नारे और हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर श्रद्धालु कर रहे हैं। आपको बता दें प्रयागराज महाकुंभ में मंत्रिपरिषद की जो बैठक होनी है, उसको लेकर के सूबे के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो क्या कुछ उन्होंने बोला है वो आपको सुनाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर के आज महाकुंभ मेला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। तारीख 22 जनवरी है। 22 जनवरी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए थे और आज यहां मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, जिसकी जानकारी बैठक के बाद आपको दी जाएगी। मंत्रिपरिषद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संगम में डुबकी लगाने का भी काम करेगा और आज का दिन महत्वपूर्ण है और महाकुंभ 2025 सकुशल संपन्न हो, ऐसी यहाँ गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कि सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि आज 22 जनवरी का दिन है और एक महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। संगम में डुबकी लगाएगी पूरी मंत्रिपरिषद। सबसे बड़ी बात है कि कई महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनको वहां पर आज हरी झंडी दिखा सकते हैं और मोहर लग सकती है उन
उन फैसलों पर, तो इसलिए वहां पर पूरा मंत्रिपरिषद है, सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक है। इसमें कई अहम महत्वपूर्ण फैसलों पर आज जो है वो मुहर लग सकती है। आपको बता दें गिरफ्तारी तस्वीर देखिए, बदायूं में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में करीब 3 अपराधी जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और कहीं ना कहीं लगातार पुलिस प्रयास कर रही है, अपराधियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हर जगह से, प्रदेश के हर इलाकों से, हर जगह से कहीं ना कहीं इस तरीके की जो मुठभेड़ की घटना है वो लगातार सामने आ रही है कि जिससे कहीं ना कहीं जो हौसले हैं अपराधियों के वो पस्त किए जा सके, इसी लगातार ऑपरेशन मोड में है यूपी पुलिस। वो तस्वीरें आपको बदायूं से दिखाते हैं जहां पर पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई। देखिए, जिस तरीके से पुलिस अभियान चला रही है और लगातार अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है, बड़े से बड़े गैंगस्टर या 1 लाख के इनामी अपराधियों, 50,000 के इनामी अपराधियों, 25,000 के इनामी अपराधियों, कितने भी रुपए के इनामी अपराधियों इस वक्त पुलिस के रडार पे हैं और सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आप इस तरीके के कामों में लिप्त पाए जाएंगे, अपराध में जाएंगे, तो आपका एक ही इलाज होगा और यूपी पुलिस आपका इलाज करेगी। तो चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथ स्क्रीन पे हमारे सभी साथी जुड़ेंगे और आज की जो बड़ी खबरें उनके शहर की वो बताएंगे। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रवीर के पास चलते हैं, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है इंद्रवीर आज की? अगर देखिए बता दें रायपुर की सबसे बड़ी खबर थाना हरसनपुर क्षेत्र का मामला है। अगर बात करें तो वहाँ पे एक पीड़िता है, पीड़िता के जो है बहन की अगर बात करें तो ससुराल पक्ष के ऊपर आरोप लग रहा है कि इन्होंने जो है इनको जहर देके इनकी मार दिया है, ऐसा ये आरोप है। खैर अभी इस पे क्षेत्राधिकारी जो वहाँ पे यजुवेंद्र पाल सिंह है, उन्होंने जब बात करी उनसे, जब आईबीसी के संवाददाता से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि खैर इस पे अभी तक पीड़ित की तरफ से कोई तहरीर नहीं हुई है। ये एक आरोप है। जो मीडिया के पास बयान है वो बयान है पीड़िता की बहन का। हम एक बार चाहेंगे कि हमारे पास अगर तो प्ले कर दे, उसके बाद हम आपको इसकी विस्तार में जानकारी दे दें। कौन है आपकी ये? हमारी बिटिया आया है। क्या हुआ इसको? अरे भैया लड़ाई करी नहीं सुबेरे मेहरियो मनसवा जहर दई के हमारी बिटिया का चला का बोरिंग करे, वो बोरिंग वाला फंसा वो मिला वे कई सिराए इनका थाना पुलिस करती इनका मार डारो मारी डारी नहीं हमारी बिटिया का जहर दई के सब भाई मिल के 4-5 भाई हैं, भौजाई हैं, महतारी है, तो आला के है दुखौरी 3 है, सब मिल के हमारे बिटिया को मरवा डारे। अबे पहले भी कोई विवाद हुआ था? अरे रपोटा का विरोध हुआ था, 5-6 साल से हुआ था। हम बचावत फिर रहन पाई बिटिया का वो इतना ये मंगा ले रहन, मगर हमारी बिटिया का पिंड नहीं छोड़ी नहीं, मारवा डाली नहीं। अबे 15-20 रोज भाई हुई है, महीना भर भाई हुई है, थाने एप्लीकेशन दे के आई है और वही में फैसला हुआ गोलूपुर में के चौराहे पर कर दी इनकी, अब ना करियो ये काम कहीं उनका ठीक है। अब की हमारी बिटिया का जहर दई के मारी डाली तो। अगर पूरा मामला कटवारा गांव के थाना हरचंदपुर क्षेत्र का है। अगर बात करें तो पीड़िता की जो मृतका है, उनकी मां ने आरोप लगाया ससुराल वालों के ऊपर कि 4-5 भाई हैं और बहन है, नंद है, उनकी ननद जो है और सास ससुर जो है, इन लोगों ने मिल करके घर दे दिया। बीच में भी ये मामला जो है थाना हरचंदपुर गया था और इस पे सुलहनामा हुआ था दोनों तरफ से, दोनों पक्ष में फिर ये रहने लगे थे। लेकिन पीड़िता की जो माँ है, अगर बात करें तो इन्होंने ससुराल पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जहर देके मार दिया। खैर पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची और पुलिस ने बॉडी को अपनी कस्टडी में लिया, कस्टडी में लेकर के जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खैर इस पे आने वाले समय में जांच के बाद पता चलेगा कि पूरा मामला और प्रकरण क्या था, जहर था या नहीं था,
और किस तरीके से मौत हुई ये पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो पीड़िता है उन्होंने जिस तरीके से उनकी जो मृतका है उनकी मां ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने मार दिया। अब इस पे क्या क्या अभी चूंकि क्षेत्राधिकारी जो हरचंदपुर है यजवेंद्र पाल सिंह, उनकी भी अभी संवाददाता से बात हुई, उन्होंने बताया कि अभी किसी तरीके कोई तहरीर प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया है, कब्जे में लिया गया था उनका। जी अकंड। बिल्कुल इंद्रवीर, पुलिस के ये जांच का विषय है और पुलिस जांच के बाद ही ये पता लगा पाएगी कि आखिरकार किन कारणों से उस नवविवाहिता की मौत हुई है। लेकिन ऐसे मामलों में परिवार वालों को भी सोचना और समझना चाहिए कि अगर कुछ विवाद है तो आपसी विवाद होने के बाद भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि परिवार वाले समझा बुझा के उसको घर भेज देते हैं और उसके बाद इस तरह की घटना घटित हो जाती है, जिसके बाद जो स्थितियां होती है दूसरी हो जाती है। तो परिवार वालों को मिल बांट करके इस तरीके के जो सूझबूझ दिखानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि परिवार वालों की सूझबूझ ना दिखाने की वजह से इस तरीके की घटनाएं घट जाती है। अब पुलिस इस मामले में जो जांच करेगी उसके बाद जो निकल करके गया तब पता चलेगा कि आखिरकार इस घटना के पीछे असल वजह क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। हमारे साथ अपूर्व जुड़ चुके हैं अयोध्या से। अपूर्व, आज वर्षगांठ है और पूरे 1 साल हो गए हैं रामलला को विराजमान हुए। आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और हमें लगता है कि अच्छी खासी तादाद में वहां पे लोग पहुंच करके न सिर्फ श्री राम जी के नारे लगा रहे बल्कि हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। देखिए अखंड, वर्षगांठ कहना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो 22 जनवरी को भले ही हुई थी, लेकिन जो तिथि थी हिंदी कैलेंडर के अनुसार वो 11 जनवरी को ही मना लिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसको 11 जनवरी को मनाया क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार शुक्ल पक्ष में जिस तिथि पर रामलला 22 जनवरी को विराजमान हुए थे उसी तिथि पर इस बार 11 जनवरी को मना लिया। हालांकि ये कहना ठीक होगा कि आज 22 जनवरी और 1 वर्ष रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को पूरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बात एक ही है, लेकिन बात का जो मायने है वो कहीं ना कहीं अलग अलग है क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार 11 जनवरी को मनाया गया और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज 22 जनवरी है, तो 1 वर्ष पूरा हुआ है। बिल्कुल सही है और कहीं ना कहीं जो उत्साह है, जो उमंग है वो राम भक्तों का दोगुना है। और देखिए कि आज सबसे बड़ी बात देखिए, योगी कैबिनेट भी प्रयागराज में बैठक करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो तारीख है ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जानी है और बिल्कुल लिखे। देखिए जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी उसके आसपास भी यहाँ पे कैबिनेट की बैठक हुई थी। आज फिर ये आप देखिए सैलाब आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से राम मंदिर में राम भक्तों का जो सैलाब है उमड़ पड़ा है। मैं प्रवेश द्वार पे खड़ा हूँ और देखिए ये हुजूम देखिए राम भक्तों का किस तरीके से सैलाब उमड़ पड़ा है। आज 22 जनवरी 1 वर्ष पूरा हुआ है। हालांकि लोगों से मैंने बात भी की तो लोगों में खासा उत्साह, क्योंकि देखिए जो लोग 22 जनवरी को नहीं आ पाए थे आज 1 वर्ष पूरा हुआ है प्राण प्रतिष्ठा का, तो कहीं ना कहीं वो उत्साह वो उमंग दोगुना दिखाई दे रहा है, तो लोगों में खासा उत्साह भी है। जी अखंड। बिल्कुल पूरा सही कह रहे हैं कि खासा उत्साह है, उमंग है और अपने भगवान का दर्शन करने के लिए लोग उत्सुक हैं और बेचैन भी है। इसीलिए कि एक लंबी कतारें, जैसा कि आपने तस्वीरों में दिखाया कि लंबी कतारें लगे हुए, तो बड़ा हुजूम है लगातार सुबह से ही वहां पर बना हुआ है कि अपने प्रभु आराध्य का दर्शन कर सके। अपूर्व, ये तो 1 वर्ष होने पर प्रभु श्री राम की बातें थी। हम मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के एक बात कर लेते हैं कि जिस तरीके समाजवादी पार्टी अपने स्टार प्रचारकों के साथ आगे आ गई है, क्या बीजेपी की स्टार प्रचारक या सीएम योगी लगी है? देखिए अखंड, मैं साफ तौर पे एक बात बताना चाहूंगा। जिस तरीके से कल मैं मिल्कीपुर में था और जिस तरीके से हिंदुओं को रिझाने के लिए, मतलब हिंदू नहीं, अगर मैं ब्राह्मण वर्ग की बात करूं तो उनको रिझाने के लिए उनके पक्ष में जो यहाँ पे खब्बू तिवारी हैं, जो ब्राह्मण वर्ग के एक बड़े नेता के माने जाते हैं, तो उनको उतारा है। तो कहीं ना कहीं अगर समाजवादी की बात करें तो समाजवादी पार्टी से तेज नारायण पांडे को ब्राह्मण चेहरे के रूप में मिल्कीपुर क्षेत्र में होता है। हालांकि अगर दोनों में कंपैरिजन की बात है तो कहीं ना कहीं अगर सबसे जो है जो हुजूम दिख रहा है वो खब्बू तिवारी का, भाजपा का दिख रहा है, क्योंकि कल मैं दिन भर ही खब्बू तिवारी की जनसभाएं भी थी, कहीं चौपाल भी थे और कई रास्ते में कई जगह पे स्वागत समारोह था। तो वो जो हुजूम दिखाई पड़ा जहाँ पे ब्राह्मण वर्ग चंद्रभान पासवान को टिकट दिए जाने के बाद नामांकन सभा में खब्बू तिवारी को ना बुलाए जाना, उसके बाद पोस्टर बैनर में खब्बू तिवारी का फोटो ना दिखाना, तो जो ब्राह्मण वर्ग नाराज था वो कहीं ना कहीं अब एकदम साकुशल जो कहते हैं कि प्रसन्न हो चुका है। तो अब खब्बू तिवारी एक साथ है और खब्बू तिवारी को लेकर ब्राह्मण समूह वर्ग चल रहा है और कहीं ना कहीं अपने विजय का
दावा भी कर रहे हैं। कल मैंने खब्बू तिवारी का बयान भी लिया था, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं 75,000 से अधिक मतों से यहाँ पे लीड करूंगा, जीत होगी। तो ये जो दावा है वो कितना रोमांचक होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हालांकि जो तारीखें हैं वो तो तय है कि 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने के बाद ही कुछ ही कहना संभव है। हालांकि जो चुनाव प्रक्रिया है वो लगातार, जो योगी के कुछ मंत्री हैं वो लगातार यहाँ पे कर रहे हैं। और रही बात स्टार प्रचारक की, तो कहीं ना कहीं अगर स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी से उतरेंगे तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव आगे रुझान देखना। लेकिन इस समय की बात की जाए तो दोनों पार्टियों का जो आपसी टक्कर है वो एकदम नोक झोंक वाली है, सामने की है। बिल्कुल बिल्कुल अपूर, एक बात और महत्वपूर्ण निकल करके बात आ रही, क्योंकि जैसा आप जमीन पर रहते हो और तमाम नेताओं से, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, आप मिलते जुलते रहते हो और अंदर की बातें आपको पता होती है। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी की रैलियां दिल्ली में लगी है, क्या मिल्कीपुर चुनाव के लिए भी कोई रैली या कोई संभावित उनका एक विशाल जनसभा को कोई आप लोगों के पास कोई डेट है या कुछ कंफर्मेशन है किसी चीज को लेकर के? बिल्कुल अखंड, मैं बताना चाहूंगा कि 24 तारीख को, इसी महीने की 24 तारीख को विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है मिल्कीपुर क्षेत्र में। और कहीं ना कहीं यही जो है, हालांकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार इसके पहले भी दौरा रहा है मिल्कीपुर में और अयोध्या में। तो कहा जाता है कि जो है, अगर कहे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा घर भी अयोध्या है। पहला घर तो गोरखनाथ है, गोरखपुर है, और दूसरा घर अयोध्या। तो कहीं ना कहीं अपने घर आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर दौरे की बात करें तो मिल्कीपुर में या तीसरा दौरा होगा या मिल्कीपुर में। तो कहीं ना कहीं ये जो जनसभा प्रस्तावित की गई है वो 24 तारीख को है। और कहीं ना कहीं सभी जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो इस जनसभा को विशाल रूप देने के लिए लगातार लोगों के पास जा रहे हैं और जुट गए हैं, और संभावित कार्यक्रम का जो प्रस्ताव आया है उस पर कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल अपूर्व, आप जैसा कि जानते हैं और आप बताते भी रहते हैं कि लगातार बीजेपी और समाजवादी पार्टी सीट को लेकर के साथ का सवाल बनाए हुए हैं और दोनों मजबूती के साथ इस सीट पर लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात की जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, सभी ये चाहते हैं कि सीट को जीत करके एक मैसेज देने का काम करें। अब देखने वाली बात होगी कि 8 तारीख को जो रिजल्ट आता है वो किसके खेमे में जाता है और किसके सहरे जीत का सहरा बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अपूर्व। हमारे साथ अवनीश जुड़ चुके हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर की आज की? अखंड, कानपुर की जो खबर है वो ये है कि जब से यहाँ पर जिलाधिकारी ने कमान संभाली है उसके बाद में यहाँ पर कार्रवाइयों का जो सिलसिला है कहीं ना कहीं वो तेज हो गया है। बता दें इसी कड़ी में कल जो है यहाँ के जो एडिशनल सीएमओ हैं उन्होंने गैर जो सरकारी हॉस्पिटल हैं जितने भी यहाँ पर उन पे छापेमारी शुरू कर दी है। अब बता दें कि एक क्षेत्र यहाँ पर कल्याणपुर पड़ता है, थाना क्षेत्र, एक छोटे से थाना क्षेत्र में लगभग 400 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं, जिनमें से कुछ ही हॉस्पिटलों के पंजीकरण है, बाकी बहुत सारे हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के ऐसे ही दग्गेमारी के तौर पे कहीं ना कहीं चल रहे हैं। आपको बता दें कि कल जब छापेमारी हुई है तो वहाँ पर बसवानपुर का एक नित्य हॉस्पिटल और एक दिव्य हॉस्पिटल न्यू सिविल पे पड़ता है जिसका कोई पंजीकरण नहीं पाया गया है, जिसमें एडिशनल सीएमओ जो है रमित रस्तोगी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके से कोई भी हॉस्पिटल का संचालन नहीं होगा। अगर इस तरीके का कोई संचालन करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिव्य हॉस्पिटल के बगल में एक सोम हॉस्पिटल का बोर्ड लगा था, जब वहां पर वो पहुंचे जानकारी हुई तो पता चला कि वहां पर भी नया बोर्ड लगाया गया है। वहां के जो मालिक हैं वो जब वहां पर मिले हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं फटकार स्कीमों के द्वारा लगाई गई है साफ तौर पर। और भी कोई कुछ हॉस्पिटलों में इन्होंने छापेमारी की है जहाँ पे जिनका रजिस्ट्रेशन तो था लेकिन वहां पर जो ड्यूटी डॉक्टर होते हैं वो नहीं मिले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जब से यहाँ पर जिलाधिकारी ने कमान संभाली उसके बाद में जितने भी जो कर्मचारी हैं उन्होंने साफ तौर पर जो है एक ही राह पर चलने का फैसला कर लिया है, क्योंकि रमित रस्तोगी को भी एक नई जिम्मेदारी अभी मिली है। इसके पहले जो है एडिशनल सीएमओ के पद पे कोई और था, अभी एडिशनल सीएमओ इनको बनाया गया है, नहीं अभी कुछ ही दिनों में पहले ये बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक जिम्मेदारी जो मिली है उसका निर्वहन करने की शुरुआत इन्होंने फिलहाल शुरू कर दी है। अवनीश, ये कहेंगे कि देखिए जिस तरीके से अस्पतालों को लेकर के कई खबरें सामने आती, जिस तरीके से आप देखा कि तस्वीरों में जिस तरीके से आपने बताया कि डीएम पूरे एक्टिव नजर आ रहे हैं, सवाल ये भी है अवनीश कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार ये खबरें आती है, आपने बस्ती से भी सुनी, लखनऊ से भी सुनी है और तमाम जगहों से ऐसी खबरें आती है कि
डीएम साहब अगर एक्टिव नजर आ रहे हैं तो क्या इन अस्पतालों को, क्योंकि देखिए इनका कोई रजिस्ट्रेशन होता नहीं, ये पेपर पे तो चलते हैं अगर देखा जाए, लेकिन इनके पास कोई पैमाना नहीं होता, ना तो कोई मानक होता है। ये इलाज के नाम पर लोगों को एक तरीके से कहते हैं इस जगह से कमीशन बेस्ड पे अस्पताल चल रहे होते हैं कि आप लेके पेशेंट आओ हम इलाज कर देंगे। इसी तरीके के जो बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके डॉक्टर यहाँ पर अपना उनका एक सेट होता है कि वो आकर के इलाज करते हैं। तो क्या डीएम साहब ऐसे जो अस्पताल है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई ऐसे नहीं कर सकते कि इनको बंद कराया जा सके? क्योंकि कहीं ना कहीं होता क्या कि जब तक तो ये एक्टिव है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ये हट जाएंगे या फिर चीजें इनके ये थोड़ा सा मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा तो फिर से उस तरीके से संचालित होते चले जाएंगे अस्पताल। देखिए कल हुआ ये था कि जब कोरोना काल आया था उस वक्त जो है इन हॉस्पिटलों की काफी जरूरत पड़ी थी। उस वक्त जो है क्योंकि मरीज लगातार बढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस तरीके की एक व्यवस्था बनाई थी कि ये जो हॉस्पिटल है वो इनको जो छोटे हॉस्पिटल है इनका रजिस्ट्रेशन 5 बेड या 10 बेड के तहत किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन के साथ ही जो है जो इन मानक इनके लिए तय किए गए थे उन मानकों के अनुसार जो है इनको काम करना पड़ेगा। लेकिन वही बात है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये आदेश जरूर जारी हुए थे लेकिन किसी ने शुरुआत में ही हॉस्पिटल खोला, रजिस्ट्रेशन एक बार करवा लिया, उसके बाद में कोई इसका रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करवाया क्योंकि इस साल में इसका रिन्यूअल होता है। वही जो अन्य जो जैसे कि कई हॉस्पिटल हैं, कानपुर क्योंकि बड़ा शहर है यहाँ पर, आप किसी भी गली में निकल जाएंगे तो आपको हर गली में कोई ना कोई एक हॉस्पिटल खुला हुआ मिल जाएगा जो कहीं ना कहीं एक्चुअली में है क्या, यहाँ पर पास में ही दो ऐसे जिले हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक उन्नाव भी पड़ता है काफी, और एक आपका कानपुर देहात और कन्नौज भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है। तो वहाँ से मरीजों का जो सिलसिला है एक तरीके से वो यहाँ पर आने का, क्योंकि कानपुर में अच्छा इलाज होता है, इसको लेकर के मरीज यहाँ पर आते हैं। जो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो मोहल्ला क्लिनिक चलाते हैं, वो यहाँ पर उनको ला करके भर्ती करवाते हैं और बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं जो नहीं भी होती हैं उनको भी निकाल करके ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पे जो है जो मौजूदा इस समय सीएमओ है उनको भी ध्यान देना चाहिए। फिलहाल जो है लगातार कार्रवाई का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है, तो जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि जो ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है, बिना पंजीकरण के चल रहे हैं, उनको बंद किया जाएगा। बिल्कुल अवनीश, डीएम साहब की सराहना करनी चाहिए, नए और ताबड़तोड़ एक्शन और लगातार वो छापेमारी कर रहे हैं, मोड में आ रहे हैं और एक्शन मोड में आते आते वो लगातार फील्ड में उतर करके निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम ऐसी बातें आपने उनके बारे में बताई कि किस तरीके से फील्ड में आने के बाद वो अब अधिकारियों को ना सिर्फ आदेशित कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, बल्कि उनसे कह रहे हैं कि आपको संचालन जो करना है वो सुचारू रूप से करना है कि किसी भी जो नागरिक है कानपुर का उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सवाल यही अवनीश होता है कि जब अधिकारी एक्शन मोड में होता है लेकिन उसकी जो नीचे की टीम होती है अगर वो एक्शन में ना रहे और वो ढीला ढाला रवैया अपनाए तो इस तरीके के जो अस्पताल संचालक हैं जो आमतौर पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं उनका मनोबल हाई हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डीएम साहब को उन अधिकारियों को भी एक उनके ऊपर भी पैनी नजर बनाए रखनी चाहिए और उनसे भी समय समय पर कोई ना कोई कहते हैं कि आकलन करना चाहिए और निरीक्षण जो कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह वो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि होता क्या है कि आदमी पहुंच जाता है तब तक तो सारे लोग एक्टिव होते हैं। और आप भी जानते हैं अवनीश की जब कोई बड़ा अधिकारी जब जिले में निकलता है इंस्पेक्शन के लिए तो उससे पहले खबर पहुंच जाती है कि वो इंस्पेक्शन पे आने वाले, सारी चीजें मैनेज कर लो। तो क्या इसको लेकर के भी डीएम साहब कुछ एक्टिव है और कुछ उन्होंने कुछ एक नया प्रारूप या नया पैमाना बनाया है? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से बहुत सारी चीजें बच जाती है, जो दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया है, लेकिन इनका कुछ कार्य करने का तरीका अलग ही मैंने जितना देखा है, अभी पहले भी यहाँ पर कानपुर देहात में रहे हैं, तो इनके जो कार्य की शैली है वो बिल्कुल अलग है। इनको जो इनके साथ में लोग होते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि डीएम साहब कहाँ जाने वाले हैं। गाड़ी एकदम से मुड़ती है और किसी न किसी जगह पे पहुंच जाती है। तो औचक निरीक्षण इस तरीके का इनका चलता है। और आपको बता दें इस वक्त 3 दिन अभी उनको हुए हैं और 3 दिन में ही आप ट्विटर खोलेंगे, कानपुर अगर डालेंगे उसमें, तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड चल रहा है कि जिलाधिकारी के आते ही जो जितने भी सुस्त अधिकारी हैं वो एक्टिव हो गए हैं। तो एक कार्य करने की जो शैली है कहीं न कहीं अलग है और उम्मीद यही है कि जिस तरीके से पहले कार्य करते आए हैं यहाँ पर, जिस तरीके से चर्चा में रहते हैं अच्छे कार्यों को लेकर के, कानपुर को भी कहीं न कहीं एक अच्छी दिशा में ले जाएँगे और जो सुस्त अधिकारी हैं उनको जो है एक्टिव करने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। बिल्कुल अवनीश, करना भी चाहिए और अपने इसी कहते हैं ना कि कोई प्लान अगर आप बना रहे हो उस प्लान की भनक किसी और को नहीं लगती तो उस प्लान तक आप पहुंच जाते हो और उस अंजाम तक आप जहां पहुंचना चाहते हो वही पहुंच जाते हो। और अच्छी बात है कि अधिकारियों पर नकेल कसे, क्योंकि यही अधिकारी और कर्मचारी जो है इनकी मिलीभगत से इस तरीके से पूरे जो नेक्सस है, ये नेक्सस है इसको कहेंगे, और इस नेक्सस की वजह से जो आम नागरिक है वो कहीं ना कहीं पिसता है। आप यकीन मानेंगे कई बार मैंने अस्पतालों में देखा है कि रात के 2 घंटे 1 घंटे के अंदर ही अस्पताल जो होता है, प्राइवेट अस्पताल जो छोटा सा अस्पताल है, वो 2,500 3,000 4,000 का बिल बना देता है। इन सब चीजों को भी लेकर के कहीं ना कहीं कोई प्रारूप, एक मानक तैयार करना होगा, क्योंकि अस्पताल
आदर्श आपको आवाज आ रही है? कौन सी बड़ी खबर है आज की हरदोई से? अगर यार हम आपको बताना चाहेंगे हरदोई जनपद के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी है। और ये जो हम जहाँ पर खड़े हैं इस समय, ये हरदोई से पिहानी रोड, गोला, लखीमपुर खीरी और जानी खेड़ा रोड जाती है। यहाँ पर ये गांव है अब्दुलपुरा और अनंग बेटा। ये यहाँ पानी को लेकर काफी समस्याएं हैं। और हम आपको एक बता दें, यहाँ पूर्व राज्यसभा सांसद श्री नरेश अग्रवाल जी के गोदाम है। उनके गोदाम के पास में ये पानी का जल भरा हुआ है। और उनका बेटा इसी उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री है। और ये जो हम रोड दिखला रहे हैं, वही ये रोड जो निकल रही है उन्हीं के पास से होकर ये जा रही है। वहाँ से कुछ ग्राम के लोग हैं, बताना चाहेंगे यहाँ पे उनको लेकर क्या समस्या है। जी भैया बताएं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है लखीमपुर गोला रास्ता। उसमें ये करीब 1 साल से पानी भरा हुआ है और यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते हैं, लोगों को निकलने में दिक्कत हुआ करती है। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, एक बेटी बेचारी छात्रा थी, वो खत्म हो गई थी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जाँच इसकी 2-3 बार हो चुकी है, कार्रवाई अब तक इसकी नहीं हुई है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई हो जाए, जल भराव कम हो जाए, तो हम लोगों को यहाँ पे ठंडा पानी चलने की। ये यहाँ पर जल भराव किस तरीके से? ये नाला, ये तो लीकेज है, नाले का निकलने का निकास नहीं है। क्या आपने कहीं शिकायत की है क्या? शिकायत इसकी पेपर में निकल चुका है, शिकायत इसकी जांच नहीं हुई है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर एक अभी लड़की की बात की जाती है, यहीं पर एक लड़की अभी 2 महीने पहले की बात है। यहाँ पे एक लड़की एक्सीडेंट हो गया, उसको तुरंत ही खत्म हो गया। ट्राली का पेड़ मतलब उसके ऊपर फिर से मतलब निकल गया था, तो वो तुरंत ही यहाँ खत्म हुआ। आए दिन हादसे। ये जल भराव कब से है? ये करीब 1 साल हो गया होगा करीब। अगर ये आप सवाल करना चाहें आप कर सकते थे। इस सवाल आदर्श आप ही से है कि क्या मंत्री जी का, उनके पिताजी का, मान लेते मंत्री जी का नहीं, मंत्री जी के पिताजी का गोदाम है, तो क्या मंत्री जी या उनके परिवार वाले कोई आता नहीं क्या इस सड़क पर? कभी कोई आता नहीं कि, या फिर मंत्रियों का भी डर अभी अधिकारियों को नहीं रह गया कि इस तरीके की जो समस्या पिछले 1 साल से बनी हुई है उसको दुरुस्त कराया जा सके? नहीं, आए दिन तो यहाँ पे अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष और मंत्री जी सब तो निकलते हैं, क्योंकि अशोक वाजपेयी का जाते हुए इधर क्षेत्र लगता है, अशोक वाजपेयी का इधर गाँव लगता है। अशोक वाजपेयी जो राज्यसभा सांसद है मौजूद में, वो इधर से उनका रूट है। तो क्या मतलब इन अधिकारियों से भी किसी का भी गांव क्षेत्र लगता है, उस क्षेत्र के लगने से फायदा क्या आदर्श? उस क्षेत्र के लगने वहां पर ये बदहाली दिख रही है। तमाम लोग राहगीर जो परेशान होते हैं और कई लोग उस एक्सीडेंट की चपेट में आकर के उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या इन अधिकारियों को आने जाने के बाद भी नहीं दिखता कि इस जगह पे जो समस्या जस की तस बनी हुई है, कि अधिकारी इतने मनबड़ हो गए कि वो इसका कोई कायाकल्प नहीं कर सकते, इसका सुधार नहीं करा सकते? वो मंत्री तो ऐसा नहीं होगा कि मंत्री नहीं कहते होंगे, इन अधिकारियों के पास क्या फंड नहीं है, क्या नहीं है इनके पास, किस तरीके की दुर्व्यवस्था अभी तक बनी हुई है? अरे यहाँ पर जो नाला बना वो पूरा नाला चौक है, पूरे नाला भरा हुआ है। यहाँ पर किसी को सफाई की व्यवस्था नहीं की गई। उस सफाई को लेकर यहाँ पर जो है पानी पूरा रोड पर चलता है। यहाँ पर एक बच्ची की मौत हो गई है, 12 साल की बच्ची। यहीं पे आगे एक तो आपने कभी मंत्री जी से बात करने की कोशिश की? आपने मंत्री जी से बात करने की कोशिश की? कभी पूछा आपने कि आपके इलाके की ये जो बदहाल स्थिति है, जो सड़क जो दिख रही है आपको, आपके अगर आपके आसपास जो आपका एक संस्थान है जहां पर आप कभी न कभी आवागमन होगा, आपके परिवार के किसी सदस्य का होगा, क्या अधिकारी इस चीज को भी दुरुस्त नहीं करा सकते? आम जनता इसी तरीके से परेशान होने के लिए कि सड़कों पर कोई ना कोई किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं क्या अधिकारी? लगातार इस तरीके की जब घटना होती है वहां तमाम लोग हैं वो बोल रहे हैं इस बात को लेकर के, तो क्या उनको क्या अधिकारियों कान में जू नहीं रेंगता क्या? सामने मोहल्ले तरफ दादा का दुकान है यहाँ पे। हाँ, 2 बार हम भी गिर चुके हैं इसमें। जी बताएं। हाँ, जैसे कि आए दिन इसमें लोग एक्सीडेंट होते रहते हैं, कीचड़ भरी है, 2 बार हम भी गिर चुके हैं इसमें। नहीं, आपसे मेरा एक सवाल है, आपके इनसे आदर्श पूछिए एक सवाल, ये पूछिए कि आपने कभी मंत्री जी से शिकायत की है कि नहीं की है? कभी मंत्री जी से शिकायत आपने की है? सर, आपने मंत्री जी से कभी शिकायत की है? कभी मंत्री से किसी अधिकारी से शिकायत की? नहीं, हमने तो शिकायत नहीं की है, बाकी शिकायतें जाती रहती हैं, लेकिन गिर हम भी चुके हैं। शिकायतें जाती रहती, तो शिकायतों पर आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। जैसा कि बता रहे 1 साल से स्थिति जस की तस बनी हुई है, तो क्या मतलब 1 साल में मंत्री जी की बात कोई नहीं सुन रहा है? नहीं, अभी तक तो कोई यहाँ पर कोई समाधान नहीं हुआ है। पहली बात तो यहाँ पानी का कोई निकासी नहीं, और यहाँ तो बड़े बड़े अधिकारी लोग निकलते रहते हैं। भाई पिहानी का क्षेत्र है, उधर भी SDM है, इधर
लोकल के SDM साहब आए। ये गोदाम किसका बना हुआ है पास में? गोदाम नरेश अग्रवाल जी का है। उन्होंने अपनी मिट्टी की वाली हाँ, नरेश अग्रवाल जी का यहाँ पर गोदाम बना हुआ है। अगर कोई आता भी है पानी यहाँ का जी, ये राष्ट्रपा सांसद जो है नरेश अग्रवाल जी, पूर्व राष्ट्रपा सांसद, उनका यहाँ गैस का गोदाम भी है और उनके गोदाम के सामने ही ये सब आप देख सकते हैं चैनल के माध्यम तो से। अगर ये स्थिति बनी हुई है, एक बड़े नेता नरेश अग्रवाल एक छोटे मोटे नेता नहीं, हरदोई के बड़े नेता हैं, उनके बेटे भी मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों में ही उनका जो औहदा वो बड़ा रहता है। ऐसे में अगर उनके संस्थान के आसपास या कोई भी उनकी बात, इसका मतलब अधिकारी नहीं सुन रहे। शायद तभी तो कारण है कि एक साल से जो स्थिति है वो जसकिता से सड़कें बदहाल बनी हुई है, वहां पर राहगीर परेशान हो रहे हैं, रोज शिकायत लेकर के जा रहे हैं, लेकिन उस शिकायतों का निस्तारण हो ही नहीं रहा है। तो फायदा क्या शिकायत करने का? हम करें शिकायत। बता दें, नरेश अग्रवाल जी जो राष्ट्र सांसद हैं, पूर्व राष्ट्रपा सांसद, उन्होंने काम तो जब भी जो जिस पद पर रहे उन्होंने यहाँ पर कार्य भी करवाया है। ये अगर ऊर्जा मंत्री रहे तो यहाँ पर लाइट की कमी नहीं रही, परिवहन मंत्री रहे, परिवहन यहाँ रोड का खड्डा अच्छा बना दिया। उनके राज्य में कमी तो नहीं रही है, लेकिन कहीं नहीं कहीं पर यहाँ अधिकारियों की जरूर लापरवाही देखने को मिल रही है कि यहाँ जो पानी भरा हुआ है वो निकलते भी हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार कोई जो है सही करवाने का सामना नहीं करता। जी बिल्कुल आदर्श, बड़ी लापरवाही, और इस लापरवाही का अंजाम ये होता है कई लोग को जान इसमें चली जाती है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को सचेत होना चाहिए। और मंत्री भी अगर कहता है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि एक मंत्री होंगे वो इस गड्ढे को उनको नहीं दिखाई देगा, उन्होंने बोला नहीं होगा। लेकिन अगर जो अधिकारी हैं अगर इसी तरीके से लापरवाह बने रहेंगे तो एक बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है, और लगातार जो वहां के जनमानस है वो लगातार परेशान होता रहेगा। बात करिएगा आदर्श जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों से, और पूछेगा कि आखिर कब तक इस सड़क का निर्माण होगा, और ये जो समस्या है इससे कब तक यहाँ के निवासियों को निजात मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बताइए कुछ कह रहे बताइए। अभी बहुत जल्दी हम यहाँ आबकारी राज्य मंत्री देशनगांव से मिलेंगे इस रोड को लेकर, और उसके बाद हम फिर इन लोगों से बात करेंगे कि मतलब क्या है पूरा मामला। बिल्कुल मिलिए और कम से कम ये बात करिए और बताइए, अवगत कराइए उन्हें कि आपके क्षेत्र के, आपके इलाके में इस तरीके से सड़क का ये हाल है। एक साल से अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है और आपके पास भी कई लोग पहुंचे, लेकिन अभी भी हालात जो है वो जस के तस बने हुए हैं। जरूर बात करिएगा और ये जो जनता की जो समस्या है उसको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श। SP सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। कौन सी बड़ी खबर है SP सिंह सुल्तानपुर से आज की? दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया। ये कुमार हर्ष जो विशेष सचिव भी माननीय मंत्री जी के, मुख्यमंत्री के रह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण है इनकी जो BC बुलाई गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, इसमें पत्रकारों को जो है गिने चुने 2-4 पत्रकारों को बुलाया गया। बाकी सूचना अधिकारी धीरेन्द्र कुमार जी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जो पत्रकारों को एक जो है देश के चौथे स्तंभ को, संविधान को ये दूरियां बना रहे हैं। ये विवादों के घेरे में काफी दिनों से सूचना अधिकारी सुल्तानपुर चल रहे हैं। ये पत्रकारों के रवैये से, पिछले कार्यकाल में जो DM साहिबा रही कृतिका जोशी का, उनके ही कार्यकाल से इनका रवैया जो है एकदम बदला हुआ है। ये अपने गिने चुने कुछ चहेते 1-2 लोग पत्रकार हैं, उन्हीं को अपने सानिध्य में बनाए रहते हैं, बाकी सबसे दूरियां बनाए रहते हैं। कहते हैं कि जो हमको शासन का निर्देश मिलता है मैं उसी हिसाब से काम करता हूं। लेकिन शासन का निर्देश ये तो नहीं है कि उसमें जो है दुर्भावना रखा जाए, गिने चुने पत्रकारों को बुलाया जाए, जिसमें भारी किस कागज में लिखा है शासन का? उनसे पूछा आपने कभी सवाल जो आप बता रहे हैं SP सिंह? ये पूछा उनसे किस शासन आदेश में लिखा हुआ है कि जो गिने चुने पत्रकार हो उनको ही चीजों को उसे अवगत कराइए? दुर्भावना नहीं है तो क्या है? दुर्भावना तो बिल्कुल है। और अगर कोई शासन आदेश ऐसा है कि कुछ जिले के जो आपके हिसाब से सम्मानित पत्रकार हैं उनको ही बुला करके आपको बात करनी है, तो ठीक है, उन्हीं के बारे में आप पूरा विवरण दीजिए। क्या करने के लिए जिले के जो तमाम विकास कार्य है उसकी सूचना दूसरे पत्रकार ना दिखाए क्या? दूसरी बात, अभी पिछले चुनाव की ही आप बता दें, ये जो चुनाव हुआ था उसमें ये हुआ कि प्रशस्ति पत्र DM महोदय के उसमें दिए गए थे। सुल्तानपुर अमेठी जिला पड़ता हुआ है, निशा आनंद DM साहिबा के उसमें सभी पत्रकारों को वो खुद बुला के प्रशस्ति पत्र अपने कार्यालय में दी। वहीं कृतिका जोशी जी का कहना था DM सुल्तानपुर का कि आप पत्रकारों को बुला के, जितने भी पत्रकार हमारे फील्ड में काम किए, मेहनत किए, चुनाव में अच्छी ड्यूटी दिए, उनको आप प्रशस्ति पत्र बुला के आप हमको दिलवाइए, सबको हम प्रशस्ति पत्र दें। आ रहा है सूचना अधिकारी यहाँ
हजारों की संख्या में ये प्रशस्पद बनाए गए थे, समाज सेवियों के, पत्रकारों के और जो संगठन थे जो सरकार में या बगैर सरकार के जो भी अच्छे काम कर रहे थे, चुनाव में मेहनत कर रहे थे कि अच्छी पार्टी, अच्छे चुनाव हो, उन पे प्रशस्पद बनाए गए थे हजारों की संख्या में सुल्तानपुर में। लेकिन आज वो है कि वो सूचना विभाग में धूल खा रहे हैं। ये स्थिति सुल्तानपुर की बनी है। ये विवादों घेरे में पिछले जब से आए हुए हैं मुश्किल से मुश्किल महीने 2 महीने सही काम किए, नहीं तो विवादों के घेरे में ही बने रहते हैं सूचना अधिकारी दिनेश कुमार सुल्तानपुर। ऐसे अधिकारियों आईडी लेकर के पहुंचता है, ऐसे अधिकारियों की वजह से जो लोग है ना, किसी से छवि सरकार की भी खराब होती है। कुछ चुनिंदा लोगों के लिए सरकार नहीं बनी होती, सभी के लिए बनी होती है। हो सकता है किसी से आपके मनभेद हो, मतभेद मत रखिए, मन का भेद हो सकता है, और जरूरी नहीं पत्रकार आपके हिसाब से चलेगा। पत्रकार अपने हिसाब से चलेगा, और पत्रकार अपने हिसाब से भी नहीं चलेगा, जो सच होगा वही दिखाएगा। तो आप कम से कम मनभेद रखिए, मतभेद मत रखिए, और मतभेद को दुर्भावना में मत बदलिए। अगर दुर्भावना बदल रहे हैं तो स्थितियां बदल जाएंगी। जिले के विकास की जिम्मेदारी और जो विकास कार्य है वो कहीं ना कहीं पत्रकार उसके लिए अपनी जी जान लगाता है, मेहनत करता है, वो चीजें दिखाता है। और अगर आप कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपने अगल बगल रखेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ती हैं। बहुत जगह ऐसा देखा भी गया है। तो आपको कम से कम इससे बचना चाहिए। ठीक है एसपी सिंह, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे दूसरे सहयोगी भी स्क्रीन पे जुड़ेंगे, और जो आज की जो उनके शहर की बड़ी खबरें हैं वो अभी हमारे सभी सहयोगियों ने बताई, और क्या क्या उनके शहर में बड़ा हुआ वो हमारे दर्शकों तक उन्होंने पहुंचाया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया था अपने पिता मुलायम सिंह यादव को लेकर के। उन्होंने कहा था कि अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो एक बार महाकुंभ में जो मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा लगी है, जो उन्होंने कहा था कि ये पीडीए के जो भगवान है उनके दर्शन जरूर कीजिएगा। इसको लेकर के जो अयोध्या के महंत है राजू दास, उन्होंने एक टिप्पणी की, और इस टिप्पणी को एक अभद्र टिप्पणी थी, जिस पर अब समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आग बबूला है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल से ही पूरा का पूरा ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अभी आज की डेट में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लगातार जो समाजवादी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, मछली शहर से जो सांसद है प्रिया सरोज हो, जो सांसद समाजवादी पार्टी के राजीव राय हो, तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, यहाँ तक कि जो अयोध्या के जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की भी एप्लीकेशन दी हुई है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। और उन्होंने इस तरीके की अभद्र टिप्पणी के लिए महंत राजू दास पर भड़ास के लिए तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता है वो इस वक्त महंत राजू दास पर हमलावर है। क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने टिप्पणी की थी, एक्स पर पोस्ट किया था सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने, और उनके पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए जो महंत है राजू दास, उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब पूरा का पूरा जो माहौल है वो अब गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता अब सड़कों पर उतर आए और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, और उनके बयान पर उन्होंने, जबकि आप जितने भी उनके नेता है समाजवादी पार्टी के, वो लगातार इस बात को लेकर के अग्रेसिव है कि आखिरकार इस तरीके से एक समाजवादी पार्टी के जो नेता है मुलायम सिंह यादव, वो सभी के नेता थे, इस तरीके से टिप्पणी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि महंत राजू दास की जो टिप्पणी है इस पर लेकर के जो प्रशासन है वो क्या प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में खासा रोष दिखाई दे रहा है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।